बच्चों, प्रस्तुत पुस्तक संचयन भाग 2 जो कक्षा 10 के लिए हिंदी की दूसरी पुस्तक है। इसके अंतर्गत आज हम पाठ 2 सपनों के से दिन पढ़ेंगे। बच्चों, सपनों के से दिन के लेखक है गुरुदयाल सिंह जी, जिनका जन्म 1933 में हुआ था। ये एक साधारण परिवार में जन्मे थे। इनके बचपन में कीलों हथौड़ों के साथ काम करते हुए अपनी कलम पकड़ी। 1954 से 1970 तक स्कूल के प्राध्यापक रहे। इन्होंने अपनी पहली कहानी 1957 में पच दरिया पत्रिका में लिखी। बाद में एक कॉलेज के प्राध्यापक हुए और वहाँ उन्हें उपन्यास पढ़ाने का मौका मिला और ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के पद से अवकाश ग्रहण किए। इनका जन्म ठेठ ग्रामीण परिवेश में हुआ था और जिसका सहज बोध ये अपने पात्रों के चयन में करते हैं। पंजाबी भाषा में उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू सम्मान, पंजाब के साहित्य अकादमी सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इन्होंने अब तक 9 उपन्यास, 10 कहानी संग्रह, 1 नाटक, 1 एकांकी, बाल साहित्य की 10 पुस्तकें लिखी हैं। गुरुदयाल सिंह जी की प्रमुख कृतियाँ मंडी दा दीवा, अत चांदनी रात, 5वां पहर, सब पराया देश, सात सवेरे और आत्मकथा लिखे हैं क्या जानूं मैं कौन। बच्चों, सपनों के से दिन आपके बचपन की कहानी है। जिस तरह से आप अपने बचपन में स्कूल जाते हैं, स्कूल में कोई आपके टीचर जो अनुशासन के कारण आपको मारते हैं, पीटते हैं, कोई शिक्षक आपको बहुत पसंद आते हैं, किस तरह से बचपन की चीज़ें आप अपने यादों में संजो कर रखते हैं। प्रस्तुत पाठ सपनों के से दिन में लेखक गुरुदयाल सिंह द्वारा रचित है। इसमें लेखक ने अपने बचपन की यादों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। बचपन में उनके साथ गरीब बच्चे खेलते थे जिनके तन पर कपड़े तक ना होते थे। इस दौरान उन्हें धूल मिट्टी चोट आदि का कोई ध्यान नहीं रहता था। कई बार उन्हें खेल में चोट लगती जिस कारण वह घर में भी पिटाई खाते। उनके साथ खेलने वाले बच्चे अधिकतर उन्हीं के जैसे परिवारों के थे। ज़्यादातर बच्चों की रुचि पढ़ाई में न थी, वो दिन भर खेल में ही लगे रहते थे। माँ बाप भी उन बच्चों को स्कूल भेजने में दिलचस्पी नहीं लेते थे। उन्हें लगता था कि यह सब व्यर्थ है। लेखक के साथ खेलने वाले अधिकतर साथी राजस्थान या हरियाणा के परिवारों से थे। अधिकांश अपने माँ बाप के कामों में ही लग गए थे। लेखक बताता है कि बचपन में साथ खेलने वाले बच्चों का एक सा ही हाल हुआ करता था। सभी की हालत खस्ता थी। उन्हें मैले फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते थे। इधर उधर भागने पर उनके बच्चे गिर पड़ते और कपड़े तार तार हो जाते थे। तब उनके हाथों पैरों में चोट लग जाती थी। उन्हें चोट देखकर माँ बाप, भाई बहनें उन्हें पीटते थे। इसके बावजूद वे बच्चे अगले दिन फिर खेलने चले गए। लेखक बच्चों के खेल प्रेम को तब समझ पाया तब उसने अध्यापक की ट्रेनिंग के दौरान बाल मनोविज्ञान को पढ़ा। उन दिनों बच्चे स्कूल जाने में रुचि नहीं लेते थे। उनके माँ बाप भी उन्हें ज़बरदस्ती स्कूल नहीं भेजते थे। असल बात यह थी कि बच्चों की पढ़ाई को जरूरी नहीं समझते थे। स्कूल भेजने की जगह उन्हें पंडित घनश्याम दास की लड़े पढ़वाकर मुनीमी सिखाने में ज़्यादा रुचि रखते थे। यही उनके लिए एक उपयोगी भी था। लेखक के आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा में आकर मंडी में व्यापार करने आए परिवारों से संबंधित थे। वैसे तो उनकी बोली कम ही समझ आती थी, पर लेकिन खेलने की बात सभी भागी भांति समझ लेते थे। बचपन में खेलने के लिए बड़ी जल्दी ही बीत गए। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक अच्छी लगती थी। लेखक के बचपन में स्कूल में उगे पौधों के फूलों को महक अभी तक याद है। तब स्कूल में के शुरू में साल में 1-2 महीना पढ़ाई हुआ करती थी, फिर 1-1.5-2 महीने छुट्टियां शुरू हो जाया करती थी। लेखक हर साल माँ के साथ ननिहाल चला जाता। वहाँ नानी खूब दही मक्खन खिलाती थी और प्यार करती थी। जिस साल दूध ननिया ना जा पाता उस साल घर के बाहर तालाब में कूद कर नहाता था और बालक भी पानी में डुबकी लगाते तैरते। कूदते समय उनके मुंह में गंदा पानी आ जाता था। तब छुट्टियां बीतने लगती थी, तब बच्चे दिन गिनने लगते थे। तब डर के कारण खेलकूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता। तब मास्टरों द्वारा दिए गए छुट्टियों का काम याद आने लगता। तब दिन छोटे लगने लगते और स्कूल का डर सामने दिखाई देने लगता। कई सहपाठी ऐसे भी थे जो छुट्टियों का काम के बजाय मास्टरों की पिटाई को सस्ता सौदा समझते थे। पिटाई से डरने वालों का नेता उमा हुआ करता था। उनकी बातें, गालियाँ, मार पिटाई का ढंग तथा शकल सूरत सबसे अलग थी। उसका सिर हांडी जितना बड़ा था। वह हाथ पांव नहीं सिर से लड़ाई करता था। वो दूसरों के पेट या छाती में सिर झुकाकर मार देता था। बच्चों ने उसके सिर की टक्कर का नाम रेल का बम्बा रखा हुआ था।
इस पिक्चर में आप देख रहे हो बच्चों कि किस तरह से पीटी टीचर स्काउट के ड्रेस में बच्चों को पीटी कराया करते थे। लेखक का स्कूल बहुत छोटा था, उसमें छोटे छोटे कमरे थे जो अंग्रेजी के अक्षर एच की भांति बने थे। पहला कमरा हेडमास्टर मनमोहन शर्मा जी का था। वे स्कूल में प्रार्थना के समय बाहर आते थे। पीटी का नाम प्रीतम चंद था। वे बड़े कठोर थे, उनसे सभी डरते थे। वो बाघ की तरह से बढ़ते, बाल खींचने का मुहावरा बोलते थे। हेडमास्टर जी भी उनके स्वभाव के थे। वे 5वीं और 8वीं कक्षा के अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। वो कभी कभी गाल पर चपत लगाते थे जो लड़कों को अच्छी प्रतीत होती थी। इसके बावजूद लड़के रोते चिल्लाते हुए स्कूल जाया करते थे। हाँ, कभी कभी स्कूल अच्छा भी लगता था जब पीटी टीचर स्काउट का अभ्यास करवाते और हाथों में नीली नीली झड़ियाँ, खाकी वर्दे, गले में 2 रंगे रुमाल अच्छे लगते थे। उस समय उनका शाबाश कहना ऐसा लगता था जैसे कोई मेडल मिल गया हो। सब ये चमत्कार लगता था। लेखक को हर साल नई क्लास में जाते समय पुरानी किताबें मिल जाती थी। स्कूल के हेडमास्टर शर्मा जी एक धनी लड़के की पुस्तक दे देते थे। यद्यपि इन दिनों कई किताबें भी 1-2 रुपये में आ जाती थी, पर यह रकम उन्हें बड़ी लगती थी। तब 1 रुपये में 1 सेर घी आ जाया करता था। 2 रुपये में 1 मन यानी 40 सेर गेहूँ मिल जाता था। तब खाते पीते घरों के लड़के स्कूल जाया करते थे। अपने परिवार में लेखक ही पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था। बच्चों को प्रोत्साहन देकर के अंग्रेज सरकार फौज में भर्ती कराती थी और उन्हें कई तरह के प्रलोभन देती थी कि उन्हें अच्छे कपड़े मिलेंगे, खाने को अच्छा खाना मिलेगा, और इसके लिए वो एक नौटंकी करते थे। और नौटंकी में इस गाने को, जो कि आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, गा करके लोगों को प्रलोभन दे करके ज़बरदस्ती फौज में शामिल करते थे। दूसरे विश्व युद्ध के समय नाभा रियासत के राजा को अंग्रेजों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया था और इन्हें कोडाई कनाल तमिलनाडु में उनका देहांत हो गया था। उनका बेटा विलायत में पढ़ रहा था। इन दोनों अंग्रेजी फौज भर्ती करने के लिए नौटंकी वालों को लेकर गांव में आया करते थे। वे नौटंकी में फौजियों की जिंदगी की सुखी जीवन दिखाकर लोगों को फौज में भर्ती होने के लिए लुभाते थे। स्काउटिंग की वर्दी पहनकर और परेड करते समय लेखक को भी ऐसा लगता था कि वो फौजी ही है। मास्टर प्रीतम चंद, जो स्कूल में कभी किसी को मुस्कुराते नहीं देखा। उनका ठिकना कद, गठीला शरीर, दागों भरा चेहरा, बांस सी आंखें, चमड़े के चौड़े वाले बूट सभी का ध्यान खींचते थे। सभी उनसे डरते थे, नफरत भी करते थे। उनके सजा देने का ढंग भी बड़ा बर्बर था। वो लेखक को 4वीं कक्षा में फारसी पढ़ाने लगे थे। एक बार शब्द रूप न याद करने पर लड़कों को मुर्गा बना दिया था। जब हेडमास्टर शर्मा जी ने यह दृश्य देखा तो प्रीतम चंद पर बरस पड़े। शर्मा जी गुस्से में कांपते हुए दफ्तर चले गए। इसके बाद कई दिनों तक प्रीतम चंद स्कूल नहीं आए। हेडमास्टर ने उन्हें मुअत्तल यानी बर्खास्त करके शिक्षा के डायरेक्टर को आदेश भेजने के लिए लिख दिया था। अब फारसी शर्मा जी या नोहरिया पढ़ाने आने लगे। पीटी मास्टर एक दुकान के ऊपर एक चौबारा लेकर आराम करने लगे थे। उन्हें मुअत्तल होने का भी रत्ती भर भी चिंता नहीं था। उनके पिंजरे में 2 तोते थे, उन्हें वो खिलाते थे और ये सब देखना लेखक तथा अन्य लड़कों को चमत्कार लगता था। ये व्यवहार स्कूल की कठोरता से सर्वथा भिन्न था। ये बातें उन्हें समझ से परे थी और वो इसे अलौकिक मान रहे थे। बच्चों, ये सपनों के से दिन का पाठ मैंने आपको संक्षेप में बता दिया। आशा है आप इसे समझ गए होंगे। अब मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर बता रही हूँ। कोई भी भाषा आपके व्यवहार में बाधा नहीं बनती। पाठ के किस अंत से सिद्ध होता है? पीटी साहब की शाबाश फौज की तमको सी क्यों लगती थी? नई श्रेणी में जाने और नई कापी और पुराने किताबें आती विशेष गंध से लेखक का बालमन कैसे उदास हो जाता था? स्काउट परेड करते समय अपने को महत्वपूर्ण आदमी फौजी जवान क्यों समझने लगते थे? हेड मास्टर साहब शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया? लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भागे जाने की जगह ना लगने पर कब और क्यों उन्हें स्कूल अच्छा लगने लगा? लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल में छुट्टियों से मिले काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाते हैं और उन्हें किसकी भांति बहादुर करने की कल्पना किया करते थे? पाठ के वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर के चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। बचपन की यादें मन को गुदगुदाने वाली होती है, विशेषकर स्कूल के दिनों की। अपने अब तक के स्कूली जीवन की खट्टी मिट्टी को बातें को लिखिए। अभिभावक बच्चों को खेल कूद से ज़्यादा रुचि लेने पर रोकते हैं और समय बर्बाद न करने की नसीहत देते हैं। बताइए खेल आपके लिए क्यों जरूरी है? आप कौन से ऐसे नियम कायदों को अपनाएंगे जिससे अभिभावकों और आपके खेल पर आपत्ति ना हो? बच्चों, ये चीज़ें आपके बोर्ड परीक्षा में भी आता है, इसलिए
आपको इसे न सिर्फ पढ़ना है बल्कि आपको इसे याद भी करना है। आपका सपनों के से दिन पाठ समाप्त होता है।